अस्सलाम वालेकुम। नहीं शुरू हुआ, नहीं शुरू हुआ। हा हा। लेकिन आज हमने कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल की एंट्रीज भी कर ली और हमने कॉस्ट का चैप्टर सिर्फ 1 और 2 के अलावा सारा टिक भी कर लिया। अब कल फिर रेवेन्यू स्टार्ट करके एंड पे थोड़ा सा 1 और 2 में निशान लगा लेंगे। काम तकरीबन पूरा हो गया इस टॉपिक का। हाँ, आपको याद से होमवर्क दूंगा, दूसरी क्लास को भूल गया तो होमवर्क देना उनको मैसेज करवाऊंगा। जल्दी से आइए, सबसे पहले पेज 476 पे। फोर 476 वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था जी? हो गया था? किसी को मसला तो नहीं हुआ? प्लीज, कितने बच्चों ने किया था? हुआ मसला? हाँ बोलो। समझ नहीं आई? असल में क्वेश्चन ग्राफ था, क्वेश्चन में ग्राफ था और डाटा उसी में गिवन था। सॉल्यूशन को छुपा ले, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन इन द कॉस्ट बिहेवियर ग्राफ डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ दिस आइटम ऑफ कॉस्ट। बातें बंद। डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ दिस आइटम ऑफ कॉस्ट एंड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ एट 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। पहले तो बताएं मुझे बिहेवियर क्या है, इस आइटम ऑफ कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, ग्राफ को देख के बताएं। मिक्स्ड है, स्टेप को बाद में देख लेते हैं। मिक्स्ड है यानी सेमी वेरिएबल है, उसकी वजह ये स्टार्ट ओरिजिन से नहीं हो रहा, ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट हो रहा है और फिर बढ़ता भी जा रहा है, तो इसके अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शन शामिल है। तो पहली बात तो ये हमें पता चल गई कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है जी। अब इसी ग्राफ को देख रहे हैं, सोल्यूशन हमने छुपाया हुआ है। ठीक है, ग्राफ में हमें नजर आ रहा है कि 14,000 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, इसका मतलब 14,000 क्या है? फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, और ये कॉस्ट बढ़ते 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 24,000 पर पहुंची है जब 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अगली बात को छोड़ दें। ठीक है, अगर मैं यहीं पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहूँ, स्टेप 1 हमारा यही था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहूँ, तो मैं कहूँगा कि देखें जी, टोटल कॉस्ट है 24,000, जिसमें से 14,000 तो फिक्स्ड थी। देख लें इसके अंदर जो है वो पोर्शन ही सिर्फ इतना आ रहा है 24 और 14 के ऊपर वाला, जो वेरिएबल की वजह से। तो चेंज जो कॉस्ट में आया है वो चेंज कॉस्ट का कितना है? 10,000। आप इसको बिल्कुल वैसे करना चाहें, ठीक है, आप कहें जी 0 के ऊपर 14,000 कॉस्ट थी और 5,000 के ऊपर 24,000 कॉस्ट है, हाई लो जैसे लगाया था। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? कह रहे हैं जी 24,000 यूँ लिख लें, बेशक जैसे लिखा था, 24,000 में से 14,000 माइनस कर दें, जो 10,000 बचा है ये किस वजह से है? ये 5,000 यूनिट्स से 0 यूनिट्स तक का सफ़र है। ये असल में 0 था ना स्टार्ट में। ठीक है, यानी जो 10,000 की कॉस्ट इंक्रीमेंटल पड़ी है वो 5,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी 14 तो फिक्स था। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया ₹2 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास। ठीक है जी। ओके, अब उसने हमसे कहा कि टोटल कॉस्ट निकाल दो। भाई फिक्स कॉस्ट भी, चलो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। ठीक है, हम फिक्स कॉस्ट निकाला कैसे करते थे? हम कहते थे जी फिक्स कॉस्ट निकलेगी टोटल कॉस्ट, कोई एक लेवल ले लो, कोई एक 0 वाला लोगे तब भी 14,000 आ जाएगी 1 मिनट में, बहरहाल हायर लेवल ले लो। 24,000 टोटल कॉस्ट है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। अगर आप 0 वाला लेवल लेते तो यहाँ पर 14,000 आता, माइनस 0 हो जाता। ठीक है, बहरहाल ये फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास? ये नज़र भी आ रही थी, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, शायद कैलकुलेट करने की ज़रूरत सिर्फ ये थी। बहरहाल ठीक है, हो गया, अपने स्टेप्स को फॉलो किया हमने। ओके, उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो मैं तीसरा काम अब करने लगा हूँ, टोटल कॉस्ट निकालनी है मैंने, टोटल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पे। मैं यहाँ पे वो बात नहीं लिख रहा ये y है, y क्यों लिखे वो मैंने आपको बताया ही नहीं हुआ। ठीक है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स नहीं, बस जैसे याद किया था, जेन में था, बस वैसे ही अप्लाई करते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये निकालने ही लगा था कि मुझे नजर आया कि फिक्स्ड कॉस्ट ग्राफ के ऊपर, क्योंकि हमें डाटा तो ग्राफ में गिवन था, ठीक है ना, ग्राफ के ऊपर हमने जो फिक्स्ड कॉस्ट को देखा तो फिक्स्ड कॉस्ट 5000 यूनिट्स से ऊपर एक स्टेप ले रही थी। फिक्स्ड कॉस्ट 5000 यूनिट से ऊपर एक स्टेप लेती नजर आ रही है। वो स्टेप कितना है? 10,000 का, सॉरी 6,000 का। 24,000 से 30,000 तक 6,000 का स्टेप है, वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड कॉस्ट का स्टेप है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट ने कितना स्टेप ले लिया है? 6,000 का, ठीक है जी। तो बस 6,000 और 14,000 टोटल क्या हो गया? वो हमारी बस जा रही थी, 5,000 स्टूडेंट उसमें बैठ गए थे बस में, और जब यूनिट्स यानी स्टूडेंट्स उससे बढ़े तो हमें एक कोस्टर और लेकर आनी पड़ी थी। तो इसी तरह से स्टेप ले लिया था हमारी कॉस्ट ने, ठीक है। तो ये 20,000 टोटल फिक्स कॉस्ट 20,000 हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी 20,000 है, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बन गई? 40,000। ये रिक्वायरमेंट थी सवाल की, ठीक है जी। अब देख लें, इसको पढ़ लें जल्दी से, एग्जाम्पल के सोल्यूशन को पढ़ लें, सोल्यूशन को पढ़ लें जल्दी से। कुछ करना है नोट इस तरह से तो वो कर लें, आपकी मर्जी है, लेकिन जल्दी से इसको पढ़ें। उसके बाद लर्निंग आउटकम 6 पे आए, जो हमने पढ़ लिया था पेज 478 पे, ये गलती सही कर लें। जो मैंने वो कहा था कल, एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो सही करवा दूंगा, वो सही करें। पहले इसको पढ़ लें, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन को पढ़ लें। ऐसे होके बैठो, ये बैग किसके पड़े हैं? ये बैग ये उठाओ, इसको इधर करो, इधर बैठो। अभी वो उस कोने तक बात आज चली जानी है, फिर बाद में फिर क्या करोगे? अभी से जगह पे, इधर इधर नहीं होना अभी, आज जगह काफ़ी है। बच्चे बारिश की वजह से कम है, सुबह वाली क्लास में ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, पता नहीं क्या भाई। वो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा, बारिश नहीं हो रही, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, C2 वाले बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप लोग नालायक सारे इकट्ठे हुए हैं C1 में। आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स, इसलिए मैं भी मेन चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ही मूव करूंगा। बारिश का पूरा मौका बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है। उस्ताद थोड़ा सा लालची होता है तो स्टूडेंट्स के मामले में, सारे आ जान, सारे आ जान, क्योंकि उसे मुसीबत यही होती है, बाद में फिर उन्होंने पढ़ लेना। ये नहीं समझ आई? तुम बड़े -24 पे आए हो, तुम कह रहे थे ना बाहर मुझे। हाँ अच्छा जी, पेज 478 पे आए आप। पेज 478 में ये .3 के ऊपर एक डिब्बा था, डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर एक डिब्बा था, जिसमें एग्जाम्पल डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉइज से सर्विस इंडस्ट्री लिखा हुआ था, लिखा हुआ है। इसके अंदर कॉस्ट यूनिट पहले डे ऑफ स्टोरेज था, वेयर हाउस स्टाफ नीचे लिखा हुआ है, ऑडिट। वो ऑडिट समझ नहीं आ रही, वो इस तरह से है, ये जो ऑडिट के आगे अदर लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे जो कंसल्टेंसी है उसके आगे ब्रैकेट क्लोज कर लें। यानी कि ये बात इस तरह से, इधर देखिए मैंने लिख दिया है, पेज 478.3 बुलेट 3 से थोड़ा सा ऊपर टेबल है, इसमें कॉस्ट यूनिट की हेडिंग के नीचे ऑडिट लिखा हुआ आ रहा है। हाले तो पेज 478 नहीं लभ्या पान, आपकी किताब पूरी मुकम्मल पुरानी है या नई है? चलो कोई बात नहीं, आप बुलेट 3 पे तो पहुंचो किसी तरह से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बुलेट 3 पे जाओ। ये नज़र आ गया आपको? ये सही हुआ है, ये पिछली बार सही कर लिया था, ठीक है। अच्छा जी, इधर देखें, नहीं उन्होंने घर पे कर लिया होगा सही। ये ऑडिट अदर कंसल्टेंसी ब्रैकेट लगा दें, ठीक है। ये इस तरह से बात है, ऑडिट या अदर कंसल्टेंसी, यूं कहना चाह रहे हो, ठीक है, ओके। इसके आगे लिखा हुआ है प्रोफेशनल स्टाफ, प्रोफेशनल स्टाफ के आगे फिर कंसल्टेंसी प्रोडक्ट और ब्रैकेट लिखी हुई है, वो सारी चीज़ को काट दें, और कंसल्टेंसी के नीचे एक प्रोडक्ट के ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है, इसको भी काट दें। अब ये जुमला कुछ इस तरह से है, ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि अगर कॉस्ट यूनिट है एक ऑडिट या कोई एक असाइनमेंट, अगर कॉस्ट सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, भाई ऑडिट फर्म के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा आपका कॉस्ट यूनिट, आप काम क्या कर रहे हैं, आप चीज़ें थोड़ी बना रहे हैं, आप वहाँ पे ऑडिट सर्विसेज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रहे हैं और सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑडिट आपका, ऑडिट फर्म का एक ऑडिट, उसका एक कॉस्ट यूनिट होगा जिस पर वो कॉस्ट इनकर कर रहा है, ठीक है। वो कॉस्ट क्या इनकर करेगा?
वो मैनेजर्स भेजेगा, वो ट्रेनीज भेजेगा, उनके पैसे होंगे, उनके आने जाने के खर्चे, ठीक है वो जहाँ से भी ले रहे हैं वो क्लाइंट से ही लेंगे, या बहरहाल खर्चे तो होते ही हैं, फर्म के खर्चे तो हैं ना, एक ऑडिट करने पे उसके क्या खर्चे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कॉस्ट यूनिट ऑडिट है तो उसकी डायरेक्ट लेबर कौन होगी, प्रोफेशनल स्टाफ, ऑडिट मैनेजर, ऑडिट सुपरवाइजर, ऑडिट सीनियर, ऑडिट सेमी सीनियर, ऑडिट जूनियर, ये सब लोग क्या हैं, प्रोफेशनल स्टाफ हैं जो डायरेक्ट लेबर होंगे किसी भी ऑडिट के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल सही हो गई है जी, चलें आगे अब। हाँ जी, ये काटा हुआ है हमने इसको, वेलकम जी। क्या 6000? आप उस वक्त थे जब डिस्कस किया हमने, तो उस वक्त रोकना था ना। ये देखो ज़रा पेज 476 पे आके 14,000 से ग्राफ स्टार्ट हुआ, मतलब ये तो फिक्स था, कोई एक्टिविटी लेवल नहीं, 14,000 इनकर हुआ है, ठीक है। अब ये एक स्लोप चल रही थी टिल 24,000, ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट थी, लेकिन 24,000 पे पहुंच के जब अगला यूनिट बनने की बारी आई है तो एक स्टेप लिया है फिक्स्ड कॉस्ट वाला इस ग्राफ में। वेरिएबल कॉस्ट का स्टेप ऐसा थोड़ी, वेरिएबल कॉस्ट तो आहिस्ता 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 इंक्रीज हो रही होती है, ये फिक्स कॉस्ट का स्टेप था। तो हमने कहा कि 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस जब करने शुरू कर देंगे हम, तो उसके बाद हमारी फैक्ट्री की प्रोडक्शन जो है वो लिमिट रीच हो जाएगी, तो हमें फिर एक और फैक्ट्री लगाना पड़ जाएगी जिसकी फिक्स कॉस्ट जो है वो, फिक्स कॉस्ट जो इनका हमारी इंक्रीज हो जाएंगी यकदम से, वो 6,000, ठीक है। फिर हमारी आउटपुट की कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ठीक है। वो हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें कम, कोई एरिया वही यूज़ हो गया, आप कहोगे जी ये क्या बात हुई, 5,000 पहले वाले 14,000 में बन रहे थे, 14,000 फिक्स कॉस्ट पे थे, अब अगले 5,000 6,000, तो हो जाता होता है ऐसे, ठीक है। कोई फिक्स कॉस्ट थोड़ी सी कम भी हो सकती है, बहरहाल फिक्स कॉस्ट ने एक स्टेप लिया है। इसका मतलब 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट 14,000 नहीं है, वो 14,000 जमा 6,000, 20,000 फिक्स कॉस्ट है, और 2 रुपये पर यूनिट तो वेरिएबल कॉस्ट थी ही, वो 20,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। अच्छा जी, पेज 479 पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था छोटा सा, ये हो गया था। उसने पूछा था इसके अंदर कि जो फ्यूल कॉस्ट होती है वो इनमें से किसका डायरेक्ट मटेरियल होगी। तो भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है उसके अंदर फ्यूल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल नहीं होती, वो डायरेक्ट मटेरियल क्या है, वो जो रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हैं, हाँ, फिर उसको जब कन्वर्ट करने के लिए फैक्ट्री चलाते हैं तो उस फैक्ट्री को चलाने की जो फ्यूल कॉस्ट है वो उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो उनके लिए फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है ना, सही है। ऐसे ही नंबर 3 पॉइंट देखें तो पहले इस तरह से पढ़ लेते हैं। नंबर 3 क्या है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए डायरेक्ट मटेरियल ईंट हो सकती है, बजरी हो सकती है, सीमेंट हो सकता है, लेकिन फ्यूल डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता। फ्यूल लगा हुआ नहीं नजर आता आपको घरों में, हाँ, वो घर बनाने के लिए जनरेटर चलाकर, मोटर चलाकर पानी निकाला उन्होंने, या कोई और काम किया, उस जनरेटर, रात को भी काम कर रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, तो जनरेटर चल रहा है, उस जनरेटर को चलाने के लिए जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए, वो प्रोडक्शन कॉस्ट तो है, वो नॉन प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन उसको डायरेक्ट मटेरियल नहीं कह सकते, वो ओवरहेड है, ठीक हो गया। लेकिन जो कंपनी है ऐसी जिसका काम ही क्या है, गाड़ियां चलाना, बस कंपनी है या ट्रक्स की कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो उनके लिए जो फ्यूल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, डायरेक्ट मटेरियल होगा, बिल्कुल। उनका तो ट्रक चल रहा है, ट्रक उन्होंने खरीदा हुआ है, वो चल रहा है, अब उनको क्या रेवेन्यू होता है, जो किराया उनको मिलता है, उनकी कॉस्ट क्या होती है, ये डायरेक्ट मटेरियल, उनका फ्यूल लग रहा होता है, डायरेक्ट लेबर, उनके उस ड्राइवर की और कंडक्टर की सैलरीज, ठीक है। तो अगर एक रोड हॉलेज कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, तो फ्यूल कॉस्ट उसके लिए क्या बन जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगी। या एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो आप पेट्रोल डलवा के उनको पैसे देते हैं, ये पेट्रोल उनकी सेल है, ये पेट्रोल वो खरीदते हैं, ये उनकी कॉस्ट है। तो उनकी और कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल जो पेट्रोल खरीद के लाए वो, ठीक है। डायरेक्ट लेबर, वो जो लोगों ने वहां पे खड़े होकर मजदूरों ने वो पेट्रोल आपकी गाड़ी में फिल किया, ठीक है। तो ये 4 एग्जांपल्स थी, इनमें से 1 और 3 के साथ आपने क्रॉस लगा देना था और आगे ब्रैकेट में लिख लेना था ओवरहेड। 1 और 3 के लिए क्या है, ओवरहेड, और 2 और 4 के लिए ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है,
क्या चीज? फ्यूल कॉस्ट। ठीक है, फुल कॉस्ट 6.4 में गिवन था। फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट क्या है जी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स और फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? ये इलस्ट्रेशन के अंदर जो लिखा हुआ है ना फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके आगे ब्रैकेट में लिखो। आपको पता है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? बताओ क्या होती है फुल प्रोडक्शन कॉस्ट? कोई तो बता दो। नहीं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट आ गई, ओवरहेड ऐड हो गए। फुल कॉस्ट उसने कहा, हम इसे क्या कहते थे? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो, ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट का नाम उसने रखा हुआ है फुल कॉस्ट। ठीक है जी, आगे है जी लर्निंग आउटकम 7 में प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट। बड़े ध्यान से थोड़ी सी बात सुन लें, आसान बात है बड़ी। कॉस्ट यानी एक्सपेंस अगर तो कैरी फॉरवर्ड हो सके टू नेक्स्ट पीरियड, तो फिर तो ये एक पीरियड तक मखसूस नहीं है। ठीक है, और अगर कैरी फॉरवर्ड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, अगर ना हो सके तो फिर वो उसी पीरियड तक जो है वो मखसूस है उसी पीरियड के साथ, वो आगे नहीं जा सकते। मिसाल से समझाता हूं, आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, ठीक है, उसमें आपने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट प्लस माइनस करके वर्क इन प्रोसेस को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाली थी। पहला सवाल एनकेएल वाला याद करें, हमने कहा था जी ये जो कॉस्ट आई है ये 8000 गालिबन थे, 8000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट है। याद है? कुछ कुछ याद आ रहा है? तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सारी कॉस्ट ऐड कर दी थी। अब लेट से 100 रुपए की ओपनिंग फिनिश गुड्स पड़ी थी प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हमने कोई यूनिट्स बनाए, उसकी 1200 की कॉस्ट आई। ठीक है जी, और कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो ये सारे का सारा कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन अगर क्लोजिंग में कुछ फिनिश गुड्स पड़ी हैं, मिसाल के तौर पे 150 रुपए की, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल 1300 बनेगी। 1300 बनेगी? नहीं बनेगी बेटा, 1300 नहीं बनेगी। कितनी बनेगी? 1150। ये 1150 हम सेल्स में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट थी, लेकिन हमने इसको कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल क्या एक्सपेंस है ना, सेल का एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ सेल, हमने माइनस किया क्लोजिंग फिनिश गुड को यहां से और इन्वेंट्री में जाके रख दिया। क्या उस फिनिश गुड इन्वेंट्री के ऊपर मटेरियल नहीं लगा हुआ? बोलो, क्या लेबर नहीं लगी हुई? क्या ओवरहेड्स नहीं लगे हुए? किस पीरियड में लगे हैं? इसी पीरियड में जिसमें हमने उसे मैन्युफैक्चर किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनाया था। लेकिन जो चीजें बिकने से रह गई, हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है ना, हमने इसको यहां से निकाला था और बैलेंस शीट में एसिड बना लिया था। कॉस्ट नहीं बनाया, एसिड बना लिया। अगला पीरियड आते ही सबसे पहले ये क्लोजिंग कॉस्ट बनेगा। क्या मतलब? मतलब एक पीरियड की कॉस्ट थी, वो दूसरे पीरियड में जाके कॉस्ट बनी, इसमें तो एसिड बन गई, तो उसको हम पीरियड कॉस्ट कह सकते हैं। ये किसी पीरियड के साथ मखसूस है, तो वो कॉस्ट जो एक पीरियड से अगले पीरियड में जा सके वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाती है। आसान कर दूं बात? ठीक है, दो तरह की दो बाइफरकेशन उसने, एक और बाइफरकेशन उसने बताई कि जो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड ना हो सके, मैं ये कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं अपनी तरफ से, वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, कैरी फॉरवर्ड हो सके जो। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, जो उसने नाम लिखा हुआ है। और जो नहीं हो सकती कैरी फॉरवर्ड, उसको मैं नॉन प्रोडक्शन का नाम दे रहा हूं। नॉन प्रोडक्शन मतलब सेलिंग, एडमिन। कभी आपने देखा हो कि ये जी क्लोजिंग सेलिंग एक्सपेंस जो है, इसको बैलेंस शीट में एसिड बना लो। भाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रीपेड या पेएबल,
एक्रूअल की बात नहीं कर रहा मैं, एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। एक्सपेंस की फिगर जो होती है, हम फॉर द पीरियड एक्सपेंस दिसंबर का बिल दिसंबर में चार्ज कर देते हैं। कभी ऐसा हुआ आपने ये देखा हो कि जी नहीं जी अभी तो दिसंबर का बिल बिका नहीं है इसलिए उसको इन्वेंट्री बना लो, अगले साल में उसको एक्सपेंस कर लेंगे? कभी आपने देखा हो ओपनिंग सेलिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग सेलिंग एक्सपेंस? नहीं। पीरियड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो जब अकर होती है हम उसे इनकर कर लेते हैं, इनकर होती है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो कभी भी अगले पीरियड में ट्रांसफर नहीं होती। सेलिंग एडमिन नॉर्मली होती हैं, ठीक है। पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट जो जिस पीरियड में इनकर होती है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो आगे नहीं जा सकती। प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि वो इस तरह की खसूसियत रखती है कि अगर वो बिकी नहीं है तो हम उसको इस साल एक्सपेंस बनाने की बजाय बैलेंस शीट में एसेट बना लें और वो कॉस्ट बने अगले साल जाकर, ठीक है। अब इसको पढ़ के देख लेते हैं, बात सिर्फ इतनी सी लिखी हुई है अगली 10-12-15 लाइनों में। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट में डेफिनेशन पहली गिवन है जी प्रोडक्ट कॉस्ट की, वो कहता है प्रोडक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड फॉर रीसेल। प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं ना, पहले दिन बताया ही यही था। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज को रिप्लेस करके कहा था कॉस्ट, तो ट्रेडिंग बिजनेस भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, ठीक है। कॉस्ट तो पड़ेगी ना भाई, रिटेलर को क्या कॉस्ट नहीं बढ़ती? हम कहेंगे जी वो तो बना नहीं रहा इसलिए कॉस्ट नहीं है, तो उसकी कॉस्ट का नाम कॉस्ट ऑफ परचेज था, बनाने वाले की कॉस्ट का नाम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो वो कह रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड और परचेज फॉर रीसेल। अब कहता है प्रोडक्ट कॉस्ट आर अकाउंटेड फॉर एज inventory. Product costs are accounted for as inventory and held on balance sheet until sold. When the inventory is sold, product costs are expensed in profit and loss account. ठीक है, हमने इन्वेंट्री बनाना है जब तक बिके ना, और जब बिक जाती है तो उसको कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर देते हैं। यही हो रहा है ना, पिछले साल की जो इन्वेंट्री थी इस साल ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे सबसे पहले यही एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन ये सारी बात याद रखने की बजाय इस डिब्बे के नीचे वाली बात याद रख लो जो मैंने आपको कही, वो क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्या बोला था? प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको हम कह रहे थे। हमने प्रोडक्शन कॉस्ट किनको कहा था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है। सही है ना? इतनी सी लाइन याद रह जाए, वो पूछ ले कि ये कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट है, तो आप क्या क्राइटेरिया लगाओगे? अपनी वही फैक्ट्री वाला क्राइटेरिया जिसके अंदर एक लाइन लगा के आपने लिखा था ये है प्रोडक्शन, और बाकी है नॉन प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन एक्सपेंस में फॉल कर जाए वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी, क्योंकि उसी के अंदर ये खसूसियत है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में ऐड होकर अगले पीरियड में जा सकती है, ठीक है। और जितनी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होंगी उनको हम पीरियड कॉस्ट कहा करेंगे, ठीक है। ये बात आखिर में लाइन लिखी हुई थी, लाइन क्या लिखी हुई है? प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्लूड प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यानी वही प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। तो याद रह जाएगा, आप प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर ऐसे तीर लगा के लिख लें स्टार्ट में ही प्रोडक्शन कॉस्ट, और पीरियड कॉस्ट के ऊपर तीर लगा के लिख लें सेलिंग एडमिन एटसेट्रा, ठीक है। बल्कि यूं लिखें नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर आप लाइन लगा के लिख लें वो जिसको हमने क्या कहा था? प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और पीरियड कॉस्ट के ऊपर लाइन लगा के आप लिख लें वो कौन सी है? जिनको हमने नॉन प्रोडक्शन कहा था, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलो अब पढ़ लेते हैं पीरियड कॉस्ट को भी, कहता क्या है वो? पीरियड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर डिडक्टेड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। वो बस किसी एक पीरियड से रिलेट कर रही होती हैं। दिसंबर का बिल दिसंबर में बस चार्ज करना है, ठीक है। दिसंबर में बनने वाली चीजें नहीं बिकी, उससे कोई ताल्लुक नहीं रखते थे, वो चीजें स्टॉक बन के आगे एक्सपेंस बन जाती थी, दिसंबर का बिल दिसंबर में ही रहता था, ठीक है। तो पीरियड कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर डिडक्टेड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग अ particular period, they are expensed when they occur, that is in the period in which they occur. ये तो मुश्किल बात थी, नीचे वही लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जो मैंने ऊपर आपको निशान भी लगवा दिया कि टॉप पे ही आप लिख दो प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन और पीरियड कॉस्ट के ऊपर नॉन प्रोडक्शन। क्या कह रहा है अगली लाइन में? पीरियड कॉस्ट आर द नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक हो गया। इन समरी,
इन समरी प्रोडक्ट कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड व्हेन इन्वेंट्री इज सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, एंड पीरियड कॉस्ट आर एक्सपेंस्ड एज सून एज दे आर इनकर्ड। ठीक है, सही है। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सी है, होमवर्क लिखें इसके ऊपर, बिल्कुल सिंपल सी एग्जाम्पल है, मैं पढ़ा दूं पर फायदा नहीं है इधर पढ़ने का, पढ़ लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो मुझसे कल आके पूछें, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन था, और तो किसी चीज़ में कंफ्यूजन नहीं आया। जो मैंने आपको कल होमवर्क लिखवाया था, कितने बच्चों ने वो जहाँ जहाँ होमवर्क लिखा था सबको पढ़ा, कोई मसला नहीं आया था सिवाय प्रैक्टिस क्वेश्चन के, इसीलिए वो डिस्कस भी किया आप लोगों के साथ। ठीक है जी, अभी भी थोड़ा इंतजार करते हैं, बारिश की वजह से हो सकता है बच्चे अभी पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए उनको। लर्निंग आउटकम 4 पहले करते हैं, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के साइकिल की एंट्रीज करेंगे। बहुत सिंपल काम है वो, बस इसलिए कि नई चीज़ आई है ज़रा किताब के अंदर, पिछली दफ़ा पहली बार इंसर्ट हुई है, इसलिए बच्चे कहते हैं पता नहीं है कि है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल में तो यहाँ पे बनता कोई नहीं था, उसको काम कोई नहीं बनता, पता नहीं क्यों रख दिया उन्होंने यहाँ पे। बहरहाल नहीं, जगह घेरने के लिए नहीं, बेसिकली वो जो हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं ना, बस वो उसी को ही डबल एंट्रीज के साथ थोड़ा सा आपको प्रेजेंट करना है। बहुत इजी है आपके लिए, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा जिस तरतीब से हम चले थे। बट वो बच्चों के लिए बहरहाल मैं रुका हूँ थोड़ा सा, लेट देम कम। 15-20 मिनट और देखते हैं, बारिश वजह से कुछ और लेट भी होता है, रश भी होता है रोड्स पे। ठीक है, ये भी तो करना ही है, पहले कर लेंगे बाद में भी ये कर रहे होंगे, तो चलो ज़रा रीडिंग है आपसे नोट भी कर लेंगे वो आकर एटलीस्ट। जी 4.1 में लर्निंग आउटकम फॉर्म 4 में 2 क्लासिफिकेशंस और हैं। देखें जी, अब तक हम 3 क्लासिफिकेशंस पढ़ चुके हैं, सुने, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर अभी अभी प्रोडक्ट और पीरियड। ठीक है, 2 और क्लासिफिकेशंस हैं जो आईकेएफ की बुक ने और डिस्कस की हैं। एक है बाय टाइप, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और बाय फंक्शन, वही प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनको भी सिर्फ गो थ्रू करना है, आपको मैं बताता जाऊंगा, सिर्फ एक आधी लाइन ये याद रखना, बाकी रीड ऑनली वाले वो अभी भी एक बार रीड ऑनली कर लेने हैं। और जब आप तैयारी करने बैठे, एक रिवीजन करेंगे जब सिलेबस की, तो उस रिवीजन में रीड ऑनली को रीड ऑनली करना है। और जब पेपर से पहले जैसे दूसरी रिवीजन करते हैं, मॉक के बाद 3 करते हैं, 4, जितनी कोर्स की रिवीजन्स करें, रीड ऑनली को सिर्फ पढ़ना है बस 1 मिनट में, कोई देर नहीं लगेगी। सिर्फ याद तो करना नहीं, याद करने वाली चीज़ें तो थोड़ी सी निकली हैं अभी तक हमारे लर्निंग आउटकम 5 में से और 6 में से, कितनी को वो तो इतने ज़्यादा सारे सफ़े थे, उनके अंदर से हमने कोई 10-12 लाइन्स टोटल याद की हैं। तो याद करने वाली चीज़ें वही हैं, वो याद हैं आपको वैसे ही। तो ये है कि जब भी आप तैयारी करो तो एक नज़र इसको घुमा लोगे चीज़ों को, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये 2 क्लासिफिकेशंस हैं, अगेन वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, सिर्फ आपने इनकी रीडिंग करनी है। ओके, मटेरियल क्या होता है वैसे बाय द वे, हैं जो प्रोडक्ट में लगता है, सही बात कर रहे हैं, कुछ कुछ बात बन गई है। लेबर क्या होती है जी, जो प्रोडक्ट बनाने में काम कर रही होती है। ओवरहेड्स क्या होते हैं, जो मटेरियल लेबर नहीं होते लेकिन प्रोडक्ट पे यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, यही 3 बातें थी, जरा पढ़ते हैं वो क्या लिखता है। वो कहता है क्लासिफिकेशन बाय टाइप। मटेरियल कॉस्ट क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मटेरियल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज फ्रॉम सप्लायर फॉर यूजिंग इन शॉर्ट टर्म फ्यूचर एंड गो इन प्रोडक्शन प्रोसेस। बस ये लाइन याद कर लेना, कर लेना, चलो ठीक है, बस एक लाइन, एक बरकत के लिए हर सफे पे कोई 1-2 लाइनें याद तो कर ही लो ना, ऐसी ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, बस अगली बात सिर्फ सुन लो। वो कह रहा है जी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में तो जो मटेरियल खरीदा है बाहर से वो डायरेक्ट मटेरियल है। तो जो ऑडिट फर्म जब आप अपनी बनाएंगे, चलो जब बनाएंगे ऑडिट फर्म में, जब आप आर्टिकल्स के लिए जाएंगे तो वहां पर भी तो कुछ मटेरियल हो सकता है। वो मटेरियल क्या होगा, वो जो स्टेशनरी वगैरह यूज कर रहे हैं वो उनके लिए मटेरियल है। मटेरियल तो हो सकता है ना सर्विस में भी। ठीक है, उसका भी हमने लेजर बनाना वैसे ही सीखा था। ओपनिंग मटेरियल पढ़ा है, ओपनिंग स्टेशनरी पढ़ी है, कुछ खरीदी है, कुछ एक्सपेंस हो गई, कंज्यूम हो गई, और कुछ क्लोजिंग। रॉ मटेरियल में भी तो यही कर रहे थे, ओपनिंग कुछ खरीदा, कंज्यूम हो गया, कुछ पड़ा है। ठीक है, और सही है ना। अच्छा, ओके, नाउ in an office, cost of material consumed include cost of stationery and replacement printer cartridges for the office laser printers। ऑफिस के अंदर रॉ मटेरियल क्या हो सकता है उसने ये बताया। ठीक है, लेबर क्या है जी, लेबर कॉस्ट आर सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। बस ये पहली लाइन याद रखना, ऑल एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। भाई
ये लेबर कॉस्ट है, उसमें से प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन भी हो सकती है, फिर प्रोडक्शन में से डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकती है। लेबर कॉस्ट तो लेबर कॉस्ट ही है ना, बात समझ रहे हो? लेबर कॉस्ट तो लेबर कॉस्ट है। अब उसमें कोई नॉन प्रोडक्शन है तो सेलिंग एडमिन में भेज देना जहां की हो, प्रोडक्शन है तो फिर उससे पूछना, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में शो करना, इनडायरेक्ट है तो एफओएच में भेज देना। बात समझ रहे हो? आगे कहता है दिस इंक्लूड्स, ये आगे याद करने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही पता है। टैक्स आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रखा है, ठीक है, नहीं पढ़ा तो थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही, ठीक है। सैलरी का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होती, बोनस है तो वो भी सैलरी है, कोई लीव एनकैशमेंट है तो वो भी सैलरी है, और कोई पर्क्स हैं, परक्विजिट्स हैं तो वो भी सैलरी के अंदर ऐड कर देते हैं टैक्स वाले, ठीक है। तो सैलरी का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं होता, जो अदर बेनिफिट्स एम्प्लॉयर से हमें मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, वो भी क्या है? सैलरी है। तो वो यही कह रहा है, दिस इंक्लूड्स wages and salaries of part-time worker and the cost of any bonuses and other items paid in addition to wages and salaries। लेकिन पहली लाइन बस ध्यान में रख लेना, ठीक है। और ओवरहेड्स क्या हैं? ये अदर एक्सपेंसेस को आप लिख लें, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एनी आइटम दैट आर नॉट मटेरियल और लेबर। वाह जी वाह, इतनी अच्छी डेफिनेशन, याद रखना भी आसान, ठीक है। दे इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाय एक्सटर्नल सप्लायर्स, फॉर एग्जांपल चार्जेस फॉर रिपेयर ऑफ एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टर, रेंटल कॉस्ट, टेलीफोन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जी। फिर पढ़ लेना आप अब ऐसे, ठीक है। यानी जो मटेरियल लेबर नहीं है वो क्या है? ओवरहेड है, ठीक है। ओके, ये क्लासिफिकेशन थी बाय टाइप। भाई आपके सामने एक कॉस्ट रखी जाए और उस पूछा जाए कि ये मटेरियल है, लेबर है या ओवरहेड है, तो ये तो मेरे ख्याल में सबसे आसान है आइडेंटिफाई करना बाय टाइप उस कॉस्ट को कि ये कौन सी कॉस्ट है, ठीक है ना। तो 4 क्लासिफिकेशंस पढ़ ली हमने, ठीक है। पहली फिक्स्ड या वेरिएबल, दूसरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तीसरी प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्ट या पीरियड, चौथी मटेरियल लेबर ओवरहेड, पांचवी प्रोडक्शन या नॉन प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट वो सारी कॉस्ट हैं जो आपकी फैक्ट्री की 4 दीवारी की कॉस्ट थी, याद है, ठीक है। और नॉन प्रोडक्शन वो सारी हैं जो सेलिंग एडमिन वगैरह की हैं। तो इस एरिया में से बहुत कुछ रीड ओनली निकलेगा, थोड़ा सा याद करने वाला बस निकलेगा, ठीक है जी, इंशाअल्लाह। बस ये 4 कर लें, हिम्मत करें थोड़ी सी, 4 कर लें। उसके बाद जो है ना 3 को भी मैंने करवाया है, 3 करेंगे, पर अब देखता हूँ आपका ज़ौक देख के पहले शायद एंट्रीज कर लें, फिर 3 पे आ जाएं। 1 और 2 रह गए, 1 और 2 में भी सिर्फ निशान लगाने हैं, कोई 1-2 चीज़ें सिर्फ पढ़ाने वाली होंगी जो पढ़ा दूंगा, बाकी निशान लगा दूंगा कि ये याद कर लेना। लेकिन आप लोगों ने पढ़ लेना 1-2 दिन के अंदर अंदर, कोई चीज़ कन्फ्यूजिंग हो तो पूछ लेनी है, ठीक है। बाकी कल करेंगे तो रेवेन्यू ही स्टार्ट, उम्मीद है पहले रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे क्योंकि कॉस्ट ज़रा बोर कर रहा है। 1 और 2 फिर एंड पे हम पढ़ेंगे टाइम बचा के, ठीक है ना, टाइम पे आना, ओके। क्या रेशोस कर लें यार, दोनों ही करने हैं, देखो कोई चीज़ छोड़ तो सकते नहीं है, ठीक है। तुमने रेशोस करनी है फिर तो रेवेन्यू ही करेंगे। रेवेन्यू की ना हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है निस्बतन इन दोनों में, फिर टाइम ज़्यादा चाहिए, फिर टेस्ट लेने हैं 1-2 कम से कम उसमें क्लास में लेने हैं, फिर डिस्कशंस होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं, आई के जिससे टेस्ट कर रहा है। तो अगर मैं एंड पे कराऊंगा ना तो आपको चलो जी हो गया घर चलिए, तो मैं पहले रखूंगा तो रेशोस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा हल्की आंच पे रेवेन्यू भी चलता रहेगा, ठीक है। ओके, तो मैं उस्ताद हूँ, तुम उस्ताद नहीं हो, ठीक है, तो उस्तादियाँ लगाओ मेरे साथ। नॉन प्रोडक्शन, अच्छा जी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन में वो कहता है प्रोडक्ट कॉस्ट और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है सुने, प्रोडक्शन कॉस्ट आर इनकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स टिल द टाइम गुड्स आर कंप्लीट। याद है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के एंड पे आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वहां तक की कॉस्ट हमने उसमें शामिल की होती है, ठीक है जी। आगे एग्जांपल्स हैं, कोई एक याद रख लेना। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स परचेज फ्रॉम सप्लायर, ऐसी बातें हम पहले पढ़ के भी आए हैं 5 के अंदर या 6 के अंदर कहीं ना कहीं। लेबर कॉस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग सच एज मशीन ऑपरेटर, सुपरवाइजर, फैक्ट्री सुपरवाइजर, अदर एक्सपेंसेस सच एज रेंट ऑफ फैक्ट्री एनर्जी। तो ये सारी बातें कौन याद रखे, बस पहली लाइन ज़हन में रख लेना, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी जाए लिखने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट होती क्या है, ठीक है। तो पहली लाइन को सीटीएम कर लें और बाकी आपको पता ही है, बाकी आपको पता ही है प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बस, ठीक है, ओके। कोई एक एग्जांपल
भी करने की इस तरह अलग जरूरत नहीं है, वैसे तीनों पता है। और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है भाई? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और फाइनेंस कॉस्ट। ये एडमिन कॉस्ट के साथ लिखो रीड ओनली, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिखो रीड ओनली, फाइनेंस कॉस्ट के साथ लिखो रीड ओनली। लेकिन ये रीड ओनली का मतलब है एटलीस्ट वंस क्लास में मेरे सामने रहते रहते रीड ओनली, ठीक है? मुझसे पूछ लेना क्वेश्चंस, ठीक है? प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन, खड़े हो जाओ, मशवरे देने वाले खड़े हो जाओ। ये मुझे मशवरे दे रहा है, कह रहा है सर पढ़ लें, आप फजूल बातें कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं हमारा। अच्छा हम पढ़ लेंगे, बैठ जाओ। अच्छा चेक करो इधर वाला कोना और उधर वाला कोना है। ये मेरी क्लास बॉन्डिंग है, जबरदस्त है। ओके, बस मेरे साथ दुश्मनी है। 4.3 इज इम्पॉर्टेंट लेकिन है रीड ओनली। सुन लो पहले, फिर ये कहानी सारी पढ़ लेते हैं। है इम्पॉर्टेंट, पहले रीड ओनली लिख लो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, फिर आप पढ़ लोगे तो अगर कभी ज़रूरत पड़ गई इसकी किसी एमसीक्यू में या फ्यूचर में जाके तो बहरहाल पता होगा आपको, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमने एक मीटर लगाया हुआ है, वो फैक्ट्री के बाहर, एक ही मीटर था ना, वो अपनी फैक्ट्री ध्यान में रखना। हमने फैक्ट्री के बाहर एक मीटर लगाया हुआ है। अब उसी मीटर से बिजली मिल में भी यानी प्लांट में भी इस्तेमाल हो रही है, उसी मीटर की बिजली सेल्स ऑफिस में भी इस्तेमाल हो रही है और एडमिन में भी, एचआर में भी। अब ये एक कॉमन कॉस्ट है, क्या ख्याल है? ये एक कॉमन कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ सेलिंग को नहीं चार्ज कर सकते, सिर्फ एडमिन को नहीं चार्ज कर सकते। तो क्या करना चाहिए हमें? अपोर्शनमेंट करनी चाहिए। अच्छा, यानी हम इसको बांट लें। किस बेस पे बांटें? कोई, हाँ, कोई रीजनेबल बेस होनी चाहिए। कॉस्ट अकाउंटेंट्स क्या कहते हैं? एलोकेशन जो हो, अपोर्शनमेंट जो हो, वो रीजनेबल बेसिस पे हो। और ये रीजनेबल बेसिस केस टू केस वेरी करती है, और ये रीजनेबल बेसिस आपको सवाल के अंदर गिवन होंगी, बेसिस वो उसने परसेंटेज नॉर्मली दी होती है। ये चूंकि मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मैं ये करवा नहीं सकता अब आपको यहाँ पे। पिछली अटेम्प्ट में जब ट्रायल वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट निकल गई तो इनकम स्टेटमेंट में फिर जो है वो हम फेस के ऊपर सिर्फ तो 4-5 आइटम्स लिखकर वर्किंग्स के अंदर उनकी जो है वो कैलकुलेशंस करते थे, जो कि अब हमारे सिलेबस से यहाँ से निकल गया है। अब हमारे पास तो इंट्रो वाला इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है जो हम बनाकर आ रहे हैं सिंगल एंट्री के अंदर, ठीक है? अब जो IS1 वाला इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने वाला काम है वो हमने FAR 2 में करना है। वो मैंने जो आपके सामने इक्विटी के अंदर एक फॉर्मेट बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस का, IS1 वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस, जो क्या कहता है कि एक्सपेंस या तो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, या एडमिन में जाएगा, या सेलिंग में जाएगा, या इन तीनों में नहीं जा सकता तो अदर एक्सपेंस में जाएगा। पांचवी कोई जगह नहीं है भाई। टैक्स एक्सपेंस तो टैक्स ही है ना, उधर तो कोई और चीज नहीं जा सकती, ठीक है? तो कोई भी एक्सपेंस जाने के लिए सिर्फ 4 ही लाइन आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे अवेलेबल हैं, पांचवा अवेलेबल नहीं है। अपनी मर्जी से हम कोई नया हेड जो है वो ओपन नहीं कर सकते कि हम डेप्रिसिएशन लिख दें जाकर फेस पे। अब जो इलेक्ट्रिसिटी लिख दें जाके फेस पे। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल तो है एक, लेकिन इसमें कुछ सेलिंग में जाना है, कुछ एडमिन में जाना है, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है, तो फिर उसके लिए कोई रीजनेबल बेसिस होंगी। ये प्रैक्टिकली अब आप FAR 2 में जाकर करेंगे। थोड़ा सा इसका हिस्सा मैंने आपको PPE के नोट में जितना रेलेवेंट बनता था आपको एक दफा बनवा भी दिया था, याद आ रहा है? मैंने कहा था कि अगर एलोकेशन का डाटा दिया हो, अपोर्शनमेंट का डाटा दिया हो तो कर देना अपोर्शन, कर देना एलोकेट, जरा एक टेबल की फॉर्म में लिख के बता देना, ठीक है? तो ये क्या कहते हैं जी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स कहते हैं कि अगर कोई कॉस्ट कॉमन कॉस्ट हो तो उसे रीजनेबल किसी बेस के ऊपर जो है वो अपोर्शन करना। जैसे हमने एग्जांपल ली कि इलेक्ट्रिसिटी है तो यूजेज की बेस पे सब मीटर लगा लेंगे, सेल्स के लिए सब मीटर अलग, एडमिन के लिए अलग, फैक्ट्री का अलग, पता लग जाएगा कितने कितने यूनिट किसने इस्तेमाल किए, अलग अलग एक्सपेंस। कोई रीजनेबल बेस होनी चाहिए ना, ठीक है? या हमारी फैक्ट्री किराए पे है, अब वो किराया पूरी बिल्डिंग का 4 दीवारी का वो एक ही किराया है। अब उस किराए के अंदर फैक्ट्री का किराया भी शामिल है, सेल्स ऑफिस का भी है, एडमिन का भी है। अब बताएं
कोई बेसिस तो हो ना। टोटल किराया टोटल 4 दीवारी का है, मालिक ने आके 5 लाख रुपए ले लिया हमसे, अब हमने कुछ ये फैक्ट्री को चार्ज करना है, कुछ सेलिंग को चार्ज करना है, कुछ एडमिन को चार्ज करना है, तो क्या करें? कोई बेसिस होनी चाहिए, कोई रीजनेबल बेसिस बताओ, कौन सी बेसिस हो सकती है? स्क्वायर फीट, एरिया कवर्ड, बिल्कुल जबरदस्त बात है। हम एरिया कवर्ड की बेस पे कह लेंगे, हम कहेंगे जी मिसाल के तौर पे 70% एरिया फैक्ट्री के पास है, 20% एरिया जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट के पास है, और 10% जो है वो सेलिंग डिपार्टमेंट के पास है, और लेट से 100 रुपये किराया है, तो 100 रुपये किराए में से 70 कॉस्ट ऑफ सेल को, 20 एडमिन को, 10 सेलिंग को। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एमडी साहब, यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स इसमें से हैं भी सही, एमडी साहब हैं। अब एमडी साहब आपको पता है सारों को देख रहे होते हैं, वो फैक्ट्री को भी देख रहे हैं, वो सबसे ऊपर टावर पे बैठे होते हैं, ठीक है, वो फैक्ट्री वाले मैनेजर को भी देख रहे हैं और मजदूरों को भी देख रहे हैं, वो सेलिंग डिपार्टमेंट को भी देख रहे हैं, वो एडमिन को भी देख रहे हैं। अब उनकी सैलरी, ये भी एक कॉमन कॉस्ट है। अब इस कॉमन कॉस्ट को एलोकेट करना है तो कोई ना कोई रीजनेबल बेसिस होनी चाहिए, ठीक है। क्या बेसिस हो सकती है वैसे? नंबर ऑफ आवर्स कर लें, बिल्कुल सिंपल, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इतने हमने उन्होंने काम किया, उसमें से कितने घंटे, जहां पर काम जितने घंटे किया वो उतने घंटे की कॉस्ट उनको आप उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर दें, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। कहता है सम कॉस्ट आर पार्टली प्रोडक्शन, पार्टली एडमिन एंड पार्टली सेल्स। फॉर एग्जाम्पल द सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, बिकॉज मैनेजिंग डायरेक्टर स्पेंड्स टाइम ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी ऑपरेशंस। नंबर 2 बिल्डिंग रेंटल कॉस्ट व्हेन इट इज यूज्ड बाय एडमिन एंड सेल्स स्टाफ। रुकें, बिल्डिंग किराए पे थी तो रेंट था, बिल्डिंग अपनी हो तो डेप्रिसिएशन भी तो एक कॉमन कॉस्ट हो सकती थी इसी की, तो उसको भी एलोकेट करने का वही तरीका है जैसे रेंट को किया स्क्वायर फीट की बेस पे, ठीक है। ओके, अच्छा, तो आपने ये दो एग्जांपल्स लिखी हुई थी, आपने ये लिखा हुआ जो आप बल्कि इसके साथ लिख लें साइड पे, जल्दी जल्दी लिख लें, सैलरी ऑफ एमडी के साथ आप छोटा सा करके लिख लें, a portion on hours, number of hours basis। बिल्डिंग रेंटल के साथ छोटा सा करके लिख लें, a portion on square foot basis। दो एग्जांपल्स मैंने वैसे बोल दिए आपको, बस वो जहन में रख लीजिएगा। वो क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने कहा था यूजेज बेसिस, डेप्रिसिएशन ये भी एरिया की बेसिस पे, ठीक है। ओके, अब वो कहता है when costs are shared between two or more functions they are divided on a fair basis। for example salary of MD might be divided equally manufacturing cost, admin and sales and distribution। उसने कहा इक्वली कर दो, अच्छा जी मेहरबानी। आगे कहता है ये एक ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो याद रख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। डिवाइडिंग शेयर्ड कॉस्ट on a fair basis is called apportionment of the cost। इसको क्या कहा जाता है जी? apportionment of the cost, ठीक है जी। तो 4.3 आपका रीड ओनली रहा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में लें। फोर 4.5 रीड ओनली, ठीक है। 4 रीड ओनली कर लीजिएगा, इसमें दो चार बातें ऐसी हैं जो आपको पूछनी पड़ेंगी कल मुझसे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो पेपर से पहले तैयारी करते घर पे समझ नहीं आएगी, और इसी में से कोई एक आध नंबर का MCQ आ गया तो फिर मुझे जिम्मेदार ठहराएंगे। हालांकि मैंने कहा था रीड ओनली और अगले दिन मुझसे सवाल पूछ लेना, ठीक है। ओके, 4.6 में जो लिखा है ना उसको छोड़ो, पहली लाइन पढ़ो और उसके बाद अगली जो 4-5 लाइनें हैं ना उसकी बजाय हम अपनी लाइंस दो लिख लेंगे, ठीक है। पहली लाइन क्या है? प्रॉफिट इज द रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ द फॉर द पीरियड। हाँ जी, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट ही होता है ना, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट इज रिपोर्टेड इन अ स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, बड़ी बात की इसने। चलें, अब अगली लाइंस जो है ना इनको छोड़ें, उसकी बजाय आप अपनी दो लाइंस लिखें। पहली लाइन लिखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, CGM लिख लेना, CGOM, ऐसे ना सारी बात लिखा करो, पता नहीं क्या करते रहते हो आप लोग। कॉस्ट ऑफ COGM, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज कैलकुलेटेड by adjusting
by adjusting total factory cost with work in process inventory, WIP inventory. By adjusting total factory cost with work in process inventory. चले आते एंड पे आकर आता था टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ऐसे ही है, इसमें हम क्या किया करते थे, प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और पहुंच जाते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यही तो मैं कह रहा हूं आपको अंग्रेजी में लिखकर, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग टोटल फैक्ट्री कॉस्ट विद लिखा है विद वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। ये बात समझ आई जो लिखवाई है, ठीक है। अगली लाइन लिखें, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज कैलकुलेटेड। अगली लाइन लिखें, दूसरा पॉइंट लिखें, कॉस्ट ऑफ सेल, COS, कॉस्ट ऑफ सेल इज कैलकुलेटेड बाय adjusting cost of goods manufactured by adjusting COGM, by adjusting cost of goods manufactured with finished goods inventory, with finished goods inventory। ठीक है जी, FG इन्वेंट्री। इधर देखो क्या मतलब, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आता था, उसको उठा के ले जाओ, यहीं पे रख लो। मैंने कहा था प्लस ओपनिंग फिनिश गुड करोगे, लेस क्लोजिंग फिनिश गुड करोगे, तो आप पहुंच जाओगे कॉस्ट ऑफ सेल पर। ठीक है जी, अब वो दोनों लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे यही बात लिखी हुई थी। ठीक है, ओके। आगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की इलस्ट्रेशन गिवन है, जो आप बिल्कुल ऐसे आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा 2 मिनट लगा के ना थर्ड को भी उड़ा ही देते हैं। थर्ड में कुछ नहीं है, बस 2-3 डेफिनेशंस आपको समझानी है, उस पर थोड़ा सा टाइम लगना है। ठीक है, जी क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट यूनिट क्या है, जिस पर कॉस्ट्स इनकर की जाती हैं, जिस पर कॉस्ट्स इनकर की जाती हैं। क्या मतलब, मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाई थी, मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा, ठीक है, लेकिन मैं बोल दोबारा रहा हूं कि ये जो रॉयल फैन वाले हैं, ये क्या बना रहे हैं, एक पंखा बनाना इनके लिए एक ये इस पंखे के ऊपर कॉस्ट इनकर करेंगे। रॉयल फैन बनाने वाले रॉयल फैन बनाएंगे, तो रॉयल फैन बनाने के लिए उन्हें इस फैन के ऊपर इसके लिए मटेरियल लाना पड़ेगा, वो इनकर होगी कॉस्ट, लेबर लगाएंगे, ओवरहेड्स लगाएंगे, तो ये इस पंखे पर कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ये इनका कॉस्ट यूनिट। ठीक है, ग्री वाले ग्री AC बना रहे हैं, ठीक है, तो ये इस ग्री के AC पे कॉस्ट इनकर करेंगे। ठीक है, एक मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी, एक आपको कहा था कि जिसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में हम इंटरेस्टेड हो, या उससे ज्यादा आसान बात क्या है, जिस पर कॉस्ट इनकर हो, जिस पर कॉस्ट इनकर हो। तो ग्री बनाने वालों के लिए कॉस्ट यूनिट क्या है, एक ग्री का AC, वो इसके ऊपर कॉस्ट इनकर करेंगे और ये बनाएंगे। गोरमे वालों के लिए मैंने कहा था एक ब्रेड कॉस्ट यूनिट है, एक ब्रेड, क्यों, वो उस ब्रेड बनाने के ऊपर कॉस्ट इनकर करेंगे। J डॉट के लिए एक कुर्ता क्या है, कॉस्ट यूनिट, क्योंकि वो उस कुर्ते को बनाने के लिए कॉस्ट इनकर करेंगे। ठीक है, और नेस्ले वालों के लिए एक जूस क्या है, कॉस्ट यूनिट, क्योंकि वो उस एक जूस को बनाने के लिए उसके ऊपर कॉस्ट इनकर करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट यूनिट क्या है, जिस पर कॉस्ट इनकर की जाती है।
ठीक है। यूनिट कॉस्ट क्या है, कंफ्यूजिंग था इसलिए अलग किया। यूनिट कॉस्ट क्या है, इसको ऐसे पढ़ा ही नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट। हम क्या कहेंगे, पूरी बात लिख लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट। क्या मतलब, कितनी कॉस्ट इनकर हुई एक यूनिट पे, ठीक है। ये क्या है, वो एक यूनिट जिस पर कॉस्ट इनकर हुई, कितनी कॉस्ट इनकर हुई, इसलिए इसको कभी भी यूनिट कॉस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हमेशा पढ़ी क्या लेंगे, पर यूनिट कॉस्ट, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। आगे देखें जरा, थर्ड के अंदर, थर्ड पॉइंट पे आ जाएं। थर्ड पॉइंट में जब ये डेफिनेशंस आएंगी तो वहां पे भी पहुंच ही जाते हैं। फिलहाल तो ये 3.1 सारा रीड ऑनली है, रीड ऑनली। अगले सफे पे आए, पढ़ते आएंगे आप, पढ़ते आएंगे आप, पढ़ते आएंगे, और टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी। टर्मिनोलॉजीज में पहली डेफिनेशन सिर्फ रीड ऑनली है, दूसरी तीसरी, चलो बहरहाल तीनों को ही सीटीएम लिखो। कॉस्ट यूनिट और यूनिट कॉस्ट की डेफिनेशन आपको समझाई है मैंने, इन दोनों को सीटीएम करो, ठीक है। अब पढ़ भी लेते हैं। कॉस्ट यूनिट में कहता है अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच कॉस्ट्स आर डिटरमिन्ड। ये उसने क्या लिखा है, एक ऐसा यूनिट जिसकी कॉस्ट हम निकालना चाह रहे हैं। अब मैंने तो आपको एक और डेफिनेशन भी लिखा दी, वो भी ऐड कर सकते हो आप, अंडरलाइन करना, काटना मत, वो भी लिखा रहे। हम यूं कह देंगे कॉस्ट यूनिट क्या है, अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस on which costs are incurred, on which costs are incurred, उसी को अंडरलाइन करके लिखना, काट मत देना उसको, ठीक है। on which costs are incurred, ओके। और आगे कहता है यूनिट कॉस्ट, इसको यूनिट कॉस्ट नहीं पढ़ना, इसके ऊपर ऐड करो पर, इसके ऊपर एक पर, इसके पहले एक पर लगा दो, ठीक है। और भाई पहले लगाना है पर, तुम बाद में लगा रहे हो। यूनिट कॉस्ट पर, ऐसे कैसे पर लगेगा, पर तो पहले ही लगेगा, फिर उड़ेगा ये कॉन्सेप्ट जी। पर यूनिट कॉस्ट, अब समझ आ गई क्या मतलब, उस जो कॉस्ट यूनिट था आपका, उस पर कितनी कॉस्ट लगी आपकी, बताओ तो सही, पड़ा कितने में, ठीक है। एक पंखा, रॉयल फैन वालों, आपका कॉस्ट यूनिट क्या है जी, एक पंखा, एक पंखा कॉस्ट यूनिट जिस पर कॉस्ट इनकर करनी है, कॉस्ट यूनिट क्या है, एक पंखा। यूनिट कॉस्ट क्या है जी, 100 रुपए। फर्क समझ रहे हैं, इसलिए यूनिट कॉस्ट नहीं पढ़ना, पूरी बात पढ़ेंगे, पर यूनिट कॉस्ट। सुने जी, गृह वालों, आपका कॉस्ट यूनिट क्या है, एक एसी, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 10,000, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, सही है। और भाई समझ रहे हो, अब बेचना जितने का वो तो बात की बात है, अभी तो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात हो रही, ठीक है। नेस्ले वालों, आपका कॉस्ट यूनिट क्या है, एक जूस, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, 10 रुपए, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो पढ़ें, यूनिट कॉस्ट क्या है, यूनिट कॉस्ट इज द cost incurred by a company to produce, store and sell one unit of particular product. Unit cost include all fixed variable costs involved, blah blah blah. समझ गए हो आप। अच्छा जी, अब ये जो अगला टेबल गिवन है, ये इंशाल्लाह आप कर लेंगे। एग्जाम्पल देता है आगे, उसकी कॉस्ट ऑब्जेक्ट या कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो बाद में बताता हूं। आप कॉस्ट यूनिट उसका आइडेंटिफाई करके लाना, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम्पल 1 और 2 भी होमवर्क में है, ठीक है। और 3.2 सिर्फ रीड ऑनली है, ठीक है। ये होमवर्क वाले भी रीड ऑनली ही हैं, लेकिन रीड ऑनली का मतलब है ये पढ़ लेना, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है। ये जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है ना एग्जांपल्स, और ये जो टेबल है, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए इसको लाजमी पढ़ के आना। अगर कल कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओके, अब किताबें वैसे बाद में ही खोल लीजिएगा, फिलहाल बंद कर दें, मैं आपको एंट्रीज करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं होमवर्क लिखवाना चाह रहा हूँ आपको। कौन सा होमवर्क, ये तो पढ़ना है, होमवर्क थोड़ा ही है। अच्छा, आप बड़ी ज्यादती करते हो आप लोग, है ना। वैसे कसम से 3 दिन से होमवर्क नहीं दिया, किसी ने ये नहीं कहा सर होमवर्क ही दे दें, होमवर्क ही दे दें। 3 पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, तीनों करके आइएगा। सुने 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 सुने, 5 मिनट, 5 मिनट, और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। सुन लें, अब सुन लें,
पुराना मैंने आपको कहा एक उसने वो हाई लो और रिग्रेशन रखा हुआ था सिलेबस में, वो निकाल दिया, उसके सवाल होते थे तो वो भी बहुत अच्छे आसान सवाल ही होते थे। लेकिन फिलहाल ये 3 सवाल ही हैं। एक क्वेश्चन और ऐड करूंगा 15 मिनट का, वो भी आप कर लेंगे इंशाल्लाह, पर वो शायद कल कर लूँ। फिलहाल एंट्रीज पढ़ाता हूँ आपको, ध्यान से सिर्फ समझ लें। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर है, पेज नंबर है 490। उस पे 3 सवाल हैं। असल में ना ये 2 जो सवाल है ना 2 और 3, ये सिर्फ ग्राफ बनाने हैं। आपको बाकायदा पता लगे स्प्रिंग 19 में 5 नंबर का और ऑटम 18 में 4 नंबर का सिर्फ ग्राफ का ही सवाल आया हुआ था। सिर्फ 2 एक्सेस बना के लकीर खींचनी है, 1 नंबर मिल जाना है। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों सवाल 4-4, 5-5 छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, ये करने हैं आपने, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, पर इसको सोल्यूशन देखे बगैर आपने करना है अपनी तरफ से। देखें, एक बात याद रखिएगा यार बहादुर, एक बात याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई पेट फॉर्मेट नहीं होता। क्या आपने इनकम स्टेटमेंट IAS 1 ने कहा ऐसी बनानी है, वहां कोई IAS 1 नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं सोल्यूशन मत देखना, अपने तरफ से जैसे भी हो क्वेश्चन 1 को अपने तरफ से कोशिश करके कर डालना, और एंड पे देखना मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर सेम होगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग में हर बच्चे का सोल्यूशन करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, आंसर तो है वो दोनों का ही एक जैसा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपने सोल्यूशन को नहीं देखना, आपने अपने तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, दिल तो कर रहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एक आधा दे दूँ, एंट्रीज तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन चलो आप पे तरस आ गया। आप लोग कह रहे थे आप अल्लाह से नहीं डरते, डरता तो बहुत हूँ भाई, इसीलिए शायद आपको होमवर्क देता हूँ। अल्लाह से ना डरता तो फिर। हाँ जी, टर्म टेस्ट के लिए पहले ज़रा एंट्रीज पढ़ लें, टाइम नहीं मिला तो मैसेज आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने कुछ टॉपिक्स कम करने का सोच लिया है, उसकी वजह ये है कि पेपर उन्होंने कहा 50 नंबर ज़्यादा का नहीं बनाना, तो फिर इफेक्टिव हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो एक चीज़ जहन में रख लें, वैसे टॉपिक्स बता दूं फिलहाल जो मेरे जहन में आए हैं। कैश फ्लो का एक सवाल होगा, एक सवाल बोरिंग कॉस्ट का होगा, एक सिंगल एंट्री का होगा, ठीक है, काफी है ये। एक और अच्छा जी, अब रह क्या क्या गया, एक IAS 36 रह गया, वो तो बीच में टेस्ट भी हो जाए तो आप कर लेते होते हैं, उसका आपको मसला नहीं। एक इनकम एक्सपेंडिचर का सवाल फिलहाल माफ कर रहा हूं, ये ना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लग रहा है कि इस दफा उसी ने आना है, ये भी बता दूं, लेकिन उसके ऊपर हमारी टेस्टिंग अच्छी होगी, तैयारी भी ठीक है, पर एक हो सकता है ना, इन दोनों में से कोई एक आ सकता था, तो चलो सिंगल एंट्री का एक सवाल कर लेते हैं, फिर मॉक भी तो आ ही रहा है, उसमें इनकम एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। इधर 2 3 एक, इसके साथ 2 3 4 5 ये हो गए, और चेंज इन इक्विटी 6, कैश फ्लो 7, गवर्नमेंट ग्रांट 8, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 9, इतना ही पढ़ा है ना अभी हमने, मेरे ख्याल में काफी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अच्छा टेस्ट हो गया। ओ अरे असल सवाल तो मैंने बना के रखा हुआ है, वो तो मैं लिखना ही भूल गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सुन लें सुन लें सुन सुन लें सुन लें, क्वेश्चंस बता देता हूं। इसके लिए सिर्फ 2 सवाल करने हैं आपने, इसके लिए सिर्फ 2 सवाल करने हैं आपने, NKL और सोया फ्राई किए हुए हैं हमने, बस। जी जी, इसमें से ना इन 6 में से 3 या 4 सवाल होंगे। देखें, ये छोटा सवाल बनने वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये 2 बड़ा सवाल बनने वाले टॉपिक्स हैं, ये दरमियाना सवाल होता है। तो जरूरी नहीं है सब कुछ आए भी सही, तो एक आधा टॉपिक मिस होगा, कोई इस तरह से जो है वो मैनेज करूंगा इंशाल्लाह। सुने सुने सुने, गवर्नमेंट ग्रांट में आपको जो सवाल करवाए हैं बस वो कर लीजिएगा, कितने को हैं, थोड़े से तो हैं, ठीक है। आपने बस वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो सेकंड में जिसमें रीपेमेंट भी करवाई थी एक, वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। और एक आधा सवाल जो पहले करवाए है बस टॉपिक को रिवाइज कर लेना, सवाल इसमें से ज़रूर रखूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसके लिए मैं तो कहूँगा बास लिमिटेड कर लें बस, ठीक है।
और साथ एक और भी कर लें, कोई ऑर्चर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। ऑर्चर्ड लिमिटेड सिंगल एंट्री के लिए मैं कैसे कहूँ कि आप क्या सवाल करें। सिंगल एंट्री के लिए आप ऐसा कीजिएगा, हाँ जो एंड पे था वही अल्फा ट्रेडर, वो कर लें एक, उसके साथ एक कर लें आप चुप, अच्छा ये बढ़ भी सकते हैं सवाल, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट में मैंने आपको पास पेपर, मैंने अभी एंट्रीज भी करवानी है, फिर ये ना कहना। पास पेपर 9, 10, 11 और 12, यही चार थे ना। 12 बुक में नहीं है, ये वो हैंड आउट वाला है, ठीक है। बल्कि आप यूं करें, आप ये लेक्चर जो है ना, इसमें जब पास पेपर शुरू हुए थे, पास पेपर 9 से ऑनवर्ड्स, पास पेपर 9 ऑनवर्ड्स, पास पेपर 9 था स्पिन इंडस्ट्रीज, पास पेपर 9 ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं 3 या 4 लेक्चर्स में, वो आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। और कैश फ्लो मेथड में कौन सा टेस्ट किया आपको? चलो डायरेक्ट मेथड जिस तरह से होना चाहिए था शायद उस तरह से नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है वहां से आ जाए, हो सकता है इनडायरेक्ट भी आ जाए, ठीक है। एक सवाल डायरेक्ट मेथड का, मैं तो कहता हूं जालिब वाला सवाल करना, डायरेक्ट से भी इनडायरेक्ट से भी, बेहतरीन हो जाएगा आपका काम। प्लस एक वसीम इंडस्ट्रीज कर लेना, तो जालिब प्लस वसीम, ठीक है जी। ये बोथ से और ये इनडायरेक्ट से, तो इनडायरेक्ट के 2 सवाल हो जाएंगे, क्योंकि आई कैप में इस दफा डायरेक्ट आ चुका है ना, डायरेक्ट आया ना इस दफा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेड ज्यादा, तो इसलिए इनडायरेक्ट के 2 सवाल कर लोगे, डायरेक्ट का एक, ठीक है जी। बिल्कुल हर जगह से आ सकते हैं, वो कहां से आएंगे? सिंगल एंट्री में से तो नहीं आ सकते, सवाल आएगा जिधर से आने वाले हैं वो टॉपिक्स यही है। 1 बोरिंग कॉस्ट, 2 गवर्नमेंट ग्रांट, बस। चलें जी, बस इसको भाई साहब जरा नोट कर लें, और जो क्लास चली गई है उनको ये सब मैसेज करवा लें, ये जरा नोट करें, मुझे फिर दिखाएं, मैं बताता हूँ मैसेज कैसे बनाना है, ठीक है। और ये होमवर्क पहले अलग से नोट, पहले भेज देना है होमवर्क का मैसेज, उसके बाद फिर रिवीजन प्लान का, ये मुझे लिख के देना है इस क्लास के बाद आपने, ओके। अच्छा जी, ये नोट कर लें जल्दी से, फिर मुझे बता दीजिएगा, ओके। अच्छा जी सुने, अब मटीरियल अकाउंट सुने, मटीरियल अकाउंट ये क्या है? इन्वेंट्री का अकाउंट जैसे होता है, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट्री खरीदने की एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में होती थी, कोई भी परचेज हम कर लेते, परचेज डेबिट क्रेडिटर या कैश क्रेडिट करते थे, और जब उस इन्वेंट्री का लेजर बना लेते थे तो हम कहते थे इसको इन्वेंट्री में डेबिट कर दो और कैश में क्रेडिट, या पेबल में क्रेडिट, क्रेडिटर में, ठीक है। तो अभी मैंने मटेरियल का लेजर बना लिया, अब मैंने ये मटेरियल खरीदना है, प्लीज ओपनिंग कुछ पड़ा होगा, ठीक है, मैं ओपनिंग की बात अभी नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है। डाटा तो कहीं पे भी मैंने कोई लफ्ज तो एक भी नहीं लिखना। मटेरियल खरीदने की एंट्री बोलो, मटेरियल खरीदने की अगर अकाउंट बना हो तो मटेरियल अकाउंट डेबिट कैश या क्रेडिटर, कुछ भी हो सकता है, वो क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया। वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट में वेजेस की एंट्री कर देते हैं। वेजेस अकाउंट में वेजेस डेबिट, कैश भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, क्रेडिट। नरेशन कल बता दूंगा, देख लेंगे, देख के आएंगे ना आप जब घर से, तो नरेशन आपको वैसे ही पता लग जाएंगे, वैसे मैं बताता रहूंगा, ठीक है। ये हमने वेजेस जो पे कर दी,
ठीक है, या उन्होंने सर्विसेज दे दी, अभी कुछ पेबल भी हो सकती हैं। ओके, अच्छा जी, अब एक बात, ये जो मटेरियल हमने खरीदा है ना, ये मटेरियल है, डायरेक्ट भी इसी में पड़ा है, इनडायरेक्ट भी इसी में मटेरियल आया है। वो तो अब बाद में हमें तकलीफ शुरू होगी कि डायरेक्ट है तो वो अलग नजर आए, इनडायरेक्ट है तो वो कंट्रोल अकाउंट्स में नजर आए। ठीक है, ऐसे ही ये वेजेस, इंसान बन जाओ यार, ऐसे ही ये वेजेस डायरेक्ट भी होंगी, और बेसिकली ये वेजेस हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की, हमारी सारे एम्प्लॉयज़ की वेजेस हैं। ठीक है, इनमें, लेकिन ये ज़हन में रखना है कि ये सारी बातें हो रही हैं फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, ये सारी अकाउंटिंग मैं फैक्ट्री के अंदर कर रहा हूँ, इसलिए इस तरफ तो हम सिर्फ उन्हीं वेजेस को लेकर आएंगे जो हैं प्रोडक्शन, उसके बाद फिर देखेंगे कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। अच्छा, उसके बाद अगर कोई रेंट पे किया है, हमारी फैक्ट्री रेंट पे थी, रेंट पे किया है, तो उस रेंट की एंट्री रेंट डेबिट करते हैं। ठीक है, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, डेबिट, पेएबल क्रेडिट। फैक्ट्री डेप्रिशिएट हो गई, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये सारे एक्सपेंसेस मैंने मिसाल के तौर पे, ये एटसेट्रा है, एटसेट्रा। ठीक है, ये मैंने कहा मिसाल की, मिसालें ली हैं मैंने, मिसाल के तौर पे ये क्या था, इंश्योरेंस, ये क्या था, रेंट, ये तो है ही डेप्रिसिएशन वगैरह। ठीक है, तो अलग अलग एंट्री करने के बजाय मैंने एक ही एंट्री यहां प्रेजेंट कर दी कि जो खर्चा मटेरियल लेबर नहीं है उसको हमने क्या कह दिया, जरा इसको नीचे ले आए जी, कैश, पेबल, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये सब के सब यहाँ पे आ गए। ठीक है, मैंने एटसेट्रा भी लिख दिया साथ, ये आपको एग्जांपल्स बता दी हैं। इसको हमने कहा था इंश्योरेंस, इसको कहा था रेंट, इसको डेप्रीसिएशन वगैरह। कई सारे खर्चे होते थे हमारी फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, ओके। अब ये जो खर्चे आए हैं, ये कोई एक रेंट नहीं है, पेबल नहीं है, एक्यूमुलेशन नहीं है। जहन में क्या रखना है, बड़ी आसान जिंदगी है भाई, जहन में अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रखो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ये सारे खर्चे मटेरियल लेबर की बजाय कहाँ जाते थे, तो इसको फिलहाल कह लो एफओएच अकाउंट। ठीक है, सही हो गया। अब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करनी, ये है वो हमारा प्लांट, जिसके एक तरफ मटेरियल हम डाल देंगे और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो दूसरी तरफ से निकल आएगी। ठीक है, इसका नाम होता है वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। जो मटेरियल खरीदा है, इसमें से कुछ मटेरियल निकलेगा, निकलने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट, और ये चला जाएगा फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे। ठीक है, सामने सामने लिखता हूँ ना मैं जरा। ठीक है, ठीक हो गया, ये मटेरियल निकला और ये चला गया वर्क इन प्रोसेस में। ने कहा जी ये क्या है, उसने कहा जी ये ना मटेरियल अकाउंट से आया है। हमने कहा कौन सा मटेरियल है, उन्होंने कहा जी डायरेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट गाड़ी पे आया। ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं है इसकी, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट ही आ गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमने कहा कहाँ गया है, उन्होंने कहा जी ये वो इस्तेमाल हो गया, वर्क इन प्रोसेस। CWM में वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। ठीक है, ये वर्क इन प्रोसेस है, हमारी प्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, ये कैपिटलाइज नहीं होना, ये गुड्स बना रहे हैं हम। ठीक है जी, ये एंट्री, ये सारी एंट्रीज हो रही हैं। ठीक है, अभी एंट्रीज करके दिखाता हूँ, ये सारी एंट्रीज हैं जो आपको डेबिट क्रेडिट नजर आ रहे हैं, कोई मसला है, ये एंट्री हो रही है। मटेरियल डेबिट, ओपनिंग क्लोजिंग की तो एंट्री होती नहीं है ना। ये मटेरियल डेबिट, कैश क्रेडिट, लेबर डेबिट, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, एफओएच डेबिट, जो भी चीज है, कैश, पेबल, लिक्विडेशन, जो भी है वो क्रेडिट। अब ये एंट्री क्या हुई है, मटेरियल क्रेडिट, प्रोसेस डेबिट। ठीक है, अब जो हमने ये कहा, तो यहां पे पड़ा हुआ था एक
इनडायरेक्ट मटेरियल भी उसने रोना शुरू कर दिया, मैं भी जाना है, मैं भी जाना है, मैं भी जाना है, कटो इथों मैनू निकाला हमने। लेकिन वो इधर जाने ही लगा था कि हमने कहा तुम तो डायरेक्ट नहीं हो, तुम तो इनडायरेक्ट हो। ये कौन था? ये डायरेक्ट था जो चला गया डायरेक्ट। तुम तो यहां से निकलोगे जरूर, लेकिन तुमने आना यहां पर है, तो यहां से, ठीक है। क्या ही बात है, ठीक है जी। अब सुने सुने, ये क्रेडिट मटेरियल, ये डेबिट एफओएच, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिख दिया? एफओएच अकाउंट। ये कौन सा मटेरियल है जी? हम यही तो कहा करते थे कि इनडायरेक्ट मटेरियल कहां जाएगा, प्रोडक्ट के कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। अभी सबर कर जाओ, बस कनेक्टिंग फ्लाइट है, ठीक है। तो ये एंट्री बनी मटेरियल अकाउंट क्रेडिट और इधर एफओएच डेबिट। यहां पे हमने लिखा मटेरियल अकाउंट कौन सा है? इनडायरेक्ट वाला। ठीक हो गया जी। एंट्रीज हो रही हैं आपके सामने, ही एंट्रीज तो हो रही हैं, ठीक हो गया। ओके, जो मटेरियल बचा पड़ा होगा वो बचा पड़ा होगा। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी तो हुआ ही करती थी, ठीक है। गौर करो जरा, हम मटेरियल के अकाउंट ही बनाते थे स्टेटमेंट फॉर्म में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड, ठीक है। वो कंज्यूम्ड ही प्रोडक्शन की कॉस्ट का पार्ट बनता था, प्रोडक्शन की कॉस्ट का पार्ट ही बन रही हैं चीजें। बहरहाल आज जाके घर तसल्ली से देखोगे, ये चीजें क्लियर होंगी। है वही मैकेनिज्म सारा जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर हम करके आए हैं, ठीक है। वेजेस में आ गए, वेजेस में आए तो यहाँ से कुछ वेजेस निकली। हमने कहा जी हमने जाना है। हमने कहा कहाँ? हमने कहा जी हम डायरेक्ट हैं, हमें डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के प्रोडक्शन की कॉस्ट में जाना है। हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने उसको कहा ये क्या है? वेजेस हैं। कौन सी वाली? जो डायरेक्ट आ जाती हैं फ्लाइट पकड़ के। हमने कहा अच्छा जी ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा? ये वर्क इन प्रोसेस में चली गई हैं डायरेक्ट। एंट्रीज हो रही हैं ये सारी, बस मैं तो फ्लो बना रहा हूँ ताकि उस फ्लो से आपको बात एंट्री याद ना करनी पड़े कभी ज़िंदगी में। ये एंट्रीज याद करने के लिए थोड़े ही हैं, ये तो एंट्रीज बस ऐसे ही एंजॉय करने के लिए उन्होंने दी हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर रोला किसने डाल दिया? इनडायरेक्ट लेबर ने। क्यों भाई, मैं सुतेली हूँ? मैं कहा हाँ। चलो इधर से निकलो और इधर नहीं रुक करना, तुमने इधर नजर आना है। तो ओ ठीक है जी। यहां पे हमने लिखा वेजेस अकाउंट से इनडायरेक्ट। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल वही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बना रहे हैं हम, देखा जाए तो बस थोड़ा सा फ्लो बना लिया हमने एंट्रीज का, ठीक है जी। यहां पे हमने क्या लिख लिया? एफओएच अकाउंट। सही है, समझ आती है बात की? ओके। दिल कर रहा है यहां तक की एंट्रीज कर लूं, या चलो बढ़ा लेते हैं आगे पर, यहां तक बात फिर काबू से बाहर हो जाएगी। ओके जी। पहली एंट्री, ओपनिंग की कोई एंट्री होती है नहीं, पहली एंट्री ये पड़ी है। ये क्या है? मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश या क्रेडिटर, क्रेडिट कर लेते हैं जी। नंबर 1 एंट्री मटेरियल अकाउंट डेबिट, कैश या क्रेडिटर, क्रेडिट। नरेशन अभी ना लिखो, अभी फिलहाल समझ लो चीजें, नरेशन भी आ जाएंगे। नरेशन कुछ भी नहीं, नरेशन आती है आपको, ठीक है। दूसरी एंट्री हमने ये पास की थी। चलो पहले मटेरियल को उड़ा देते हैं सारा, पहले मटेरियल 1 बाय 1, ठीक है जी। उसके बाद ये दूसरी एंट्री हुई है, मटेरियल अकाउंट क्या हो रहा है? उसके अगेंस्ट वर्क इन प्रोसेस डेबिट, ठीक है। ये अभी देखना ये सारे के सारे टिक हो जाएंगे। ये पहली एंट्री टिक हो गई, ये दूसरी अब टिक हो रही है, ठीक है। ये एंट्री जैसे बोली है वैसे लिख भी दें जी। बोले 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 बोले। मटेरियल अकाउंट क्या हुआ है?
क्रेडिट, उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, ये एंट्रीज है हमारी, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट। और अभी मत लिखो ये कौन सा मटेरियल गया नरेशन के अंदर, लिख लेंगे आप, फिलहाल एंट्रीज पोस्ट तो कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है। ये तीसरी एंट्री, बोलो मटेरियल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हो रहा है, एफओएच अकाउंट, कंट्रोल नहीं कहना अभी, उसका नाम नहीं लेना, ठीक है, वो कुछ चीज होती होगी बस, ठीक है जी। एफओएच अकाउंट डेबिट, बोलो एफओएच अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट जी, कितने से, इतने से, इतने से, ठीक हो गया। ले हमारे पास एंट्रीज पूरी होगी मटेरियल से रिलेटेड, बस यही एंट्रीज है। हाँ रिटर्न शिटर्न मैंने अभी नहीं डाली, ठीक है, रिटर्न की एंट्रीज भी आ जाएंगी, छोड़ो उसको, ठीक है, मटेरियल की एंट्रीज होगी, ओके। मटेरियल खरीदा, डायरेक्ट को डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस में, इनडायरेक्ट को एफओएच में, ठीक है। नेक्स्ट वेजेस की तरफ चलते हैं जी। वेजेस की पहली एंट्री, हम नंबर 4 एंट्री बन गई ना हमारी, 4th एंट्री बन गई। 4th एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट, वेजेस अकाउंट डेबिट कैश या कितने से, इतने से। सेकंड एंट्री डायरेक्ट मटेरियल उठा, उठ के चल पड़ा, कहां जा रहे हो, वर्क इन प्रोसेस में, तो हमने एंट्री पास कर दी। फिर वेजेस अकाउंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस उसके अगेंस्ट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट क्रेडिट। ये इनडायरेक्ट लेबर उठी कहां, कहां, एफओएच में। हमने कहा अच्छा एंट्री तो करने दो, तो वेजेस अकाउंट क्रेडिट, एफओएच अकाउंट डेबिट। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस, ये वेजेस खत्म, ठीक हो गया। अब आ जाओ, इसकी एंड इसको टिक नहीं किया, ठीक है जी। नंबर 5 एंट्री है, ये नंबर 6 एंट्री। ओके अब एक एंट्री रह गई है एफओएच के अंदर, जो बाकी एक्सपेंसेस आए हैं उनकी एंट्री इकट्ठी ही कर देते हैं, जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है हमने लिखा एफओएच अकाउंट डेबिट और कैश पेबल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, ठीक है, ये क्रेडिट। यानी जो भी बाकी एक्सपेंसेस हैं जो मटेरियल लेबर नहीं है उनको एफओएच में डेबिट करना है, और उस रिस्पेक्टिव कैश पे किया होता है तो कैश क्रेडिट, नहीं तो पेबल डेप्रिसिएशन, इवन आई तो एक्यूमुलेशन क्रेडिट। बात समझ रहे हो, ठीक है। ओके ये एंट्री पास हुई, ये हमारी एंट्री नंबर 7 है, ठीक हो गया, टिक नंबर 7। ये सारी चीजें रिस्पेक्टिव हेड्स हम क्रेडिट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। ओके मटेरियल लेबर पहुंच गया कि ये ओवरहेड्स भी तो रेंट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन की कॉस्ट की पार्ट बनाते हैं ना, तो बोलो इधर से एक्सपेंसेस निकलेंगे, हम कहेंगे भाई साहब किधर चले हो, वो कहेंगे वर्क इन प्रोसेस में, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस में यहां पे वो तीसरी चीज आ जाएगी, जो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझो, वर्क इन प्रोसेस में वो चीज आ जाएगी, ठीक है, जिसका अभी तक इंतजार था। क्या है जी, एफओएच अकाउंट, क्या चीज है जी, ओवरहेड्स हैं जी, जो मटेरियल लेबर डायरेक्ट में नहीं थे, इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है, और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड्स हैं जी। मैंने कहा अच्छा जी वेलकम वेलकम। अब ये एंट्री नंबर 8 क्या एंट्री हो रही है, एफओएच अकाउंट क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। नंबर 8 वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, सही है। ले जी
सारी कॉस्ट्स इनकर हो चुकी। ठीक है, आप कहोगे ये वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग भी होगा। मैं कहा बिल्कुल हो सकता है, अकाउंट जो हुआ वर्क इन प्रोसेस का, ओपनिंग भी होगा बिल्कुल। नहीं जी, क्लोजिंग भी हो सकता है जी, बिल्कुल। जो कंप्लीट नहीं होंगी वो क्लोजिंग में, लेकिन जो कंप्लीट हो गई हैं वो फिनिश गुड बन गई है ना। फिनिश गुड जो बन गई है यहां से, उनको प्रोसेस में से निकालो, फिनिश गुड में ले जाओ। ये होमवर्क अब ऐसे कैसे? पास पेपर नंबर 1, 2, 3 कॉस्ट के चैप्टर का। ठीक है जी, ओके। सुने 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 सुने, फिनिश गुड बन गई, फिनिश गुड बन गई। फिनिश्ड गुड अकाउंट, इधर देखें, यहां से कुछ चीजें बन के तैयार होके निकली, किधर? फिनिश गुड्स में। अच्छा, तो इधर लिख देते हैं फिर फिनिश गुड्स अकाउंट, और यहां पे हमने कहा ये कहां से आया जी? वर्क इन प्रोसेस से। अब एक बात लिखने लगा हूं, ध्यान से देखो जरा, ये भला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है ये। ठीक है, ये वर्क इन प्रोसेस में से जो फिनिश, जो क्लोजिंग पड़ी हो तो अलग रख लेते थे, तो यहां से फिर क्या निकल के गया होगा? बैलेंसिंग। ये सारे भी वही सिंगल एंट्री वाले इन्वेंट्री के लेजर की तरह से हैं, और ये तो है ही वही, ये वही स्टॉक का अकाउंट, ये तो है ही वही स्टॉक का अकाउंट। सुनो, लेकिन पहले ये एंट्री कर लो, पहले ये 9th एंट्री कर लो। क्या किया आपने? फिनिश गुड्स को वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफर कर दिया फिनिश गुड्स के अकाउंट में, तो फिनिश गुड अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो गया। और इधर देखो, इसके बाद ये वही ओपनिंग फिनिश गुड्स परचेज या आज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, लेस क्लोजिंग। बाकी कहां जाया करता था? कॉस्ट ऑफ सेल में बैलेंसिंग निकालते थे। ये एंट्री भी कर दो। इससे पूछा कहां? इसने कहा हूं अगे कोई जगह कोई नहीं, बस एंट्री कर लो। वो क्या कर लो? एंट्री क्या कर लो? एंट्री क्या कर लो? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, ओके, सही है। कॉस्ट कहां पड़ी होती है? ट्रेडिंग एक्टिविटी में। इसको पढ़ लेना, ये जो पोर्शन गिवन है ना यहाँ पे, इसको पढ़ लेना कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। और एंट्रीज की तरतीब शायद डिफरेंट हो, पर मेरा मशवरा है कि आप इसी तरतीब से एंट्रीज कर लेना। ये हमारी एंट्री नंबर कौन सी हुई? 8 नंबर एंट्री ये है। फिर उसके बाद ये नंबर 9 एंट्री है। ठीक हो गया? और ये नंबर 10 एंट्री। ठीक हो गया? इसी तरतीब से करोगे, ये लॉजिकल फ्लो कायम रहेगा। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ये मुझे भाई जरा होमवर्क देख के दे देना, मैंने अगली क्लास को भी मैसेज